बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आप खबरें आपके सामने रख दूँ कि जजेस को जो ख़त लिखे गए थे उसमें अब पेशरफ्त हुई है। क्या पेशरफ्त है, पुलिस का क्या बताना है, वो तफसीलात कुछ आपके सामने रखनी है। खान बोला है और खान डट कर बोला है और खान खुल कर बोला है और खान भरपूर बोला है। क्या बोला है खान साहब ने, ये भी कोई तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट में सूरत हाल बन रही है और ख़ासकर ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है, इसमें बिलाखिर निकल क्या सकता है इससे, और इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब हस्बे मामूल एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा होगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे आप मुलाजा करें तो पेज को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है। और जनाब वीडियो को जो है लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब कि जो जजेस को जो ख़त लिखे गए थे जिनके अंदर जो जहरीला पाउडर है वो शामिल किया गया था, और आज तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम होने वाला है अब। और अब पुलिस का ये बताना है कि उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें कुछ सीसीटीवी वीडियोस मिली हैं और उनसे कुछ मुलजमान की शनाख्त जो है की जा रही है और डेटा जो है वो नादरा को भिजवाया गया है कि वो नादरा तस्दीक करके बताए कि ये मुलजमान क्या हैं, वाकई यही हैं या क्या है। लेकिन जनाब एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस ने जो नादरा को डेटा भिजवाया है, अब क्या नादरा वीडियो से इस हद तक जाएगा या हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास क्या इतनी एडवांस है कि हम उनको पकड़ पाएंगे? तो आई डोंट थिंक कि इतना ऐसा पॉसिबल है। और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा को क्लियर पिक्चर हो, क्लियर वीडियो हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो मुलज़म है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन जनाब पुलिस अपने तौर पर काम कर रही है और अगर पुलिस जो एक ये कहते हैं कि दिल लगी से काम करे और भरपूर अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपनी ड्यूटी और फ़र्ज समझकर काम करे, तो पाकिस्तान की पुलिस से कोई चीज़ छुप नहीं सकती और ये मुमकिन नहीं है कि ये छुप सके। लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है और ख़त जो लिखे गए हैं बकौल, कल मैं सुन रहा था, एक मुसद्दिक मलिक साहब गालिबन एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि जजेस को ये धमकाया गया है सिर्फ, अदरवाइज इसका जो मिकदार है उसको बढ़ाया जा सकता था। और अगर मिकदार बढ़ जाती तो फिर ज़्यादा सेहत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो आई डोंट थिंक, मैं पर्सनली ये मेरी फीलिंग है कि ये मुलजमान तक नहीं पहुंचा जा सकेगा और बहुत मुश्किल होगा मुलजमान तक पहुंचना। लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मुलजमान तक पहुंचना चाहिए। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कब तक ये खेल, ये छुपन छुपाई जो है वो कहते हैं पंजाबी में, कब तक चलती रहेगी? कब तक इस कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा? कब तक इस कौम के मैंडेट को यूं ही तारो तार किया जाता रहेगा? ये ज़ाहिर है मैंडेट को चोरी करने वाली बात है कि जो जजेस आपके थोड़ा सा भी आइन और कानून के साथ खड़े होने की बात करें, उनको इस तरह के पाउडर, इस तरह के धमकी अमेज़ तस्वीरें जो हैं वो भेजी जाती हैं, उनको धमकियाँ लगाई जाती हैं, उनको आइन और कानून पर अमल दरामद से बाज रहने के लिए उनको थ्रेटन किया जाता है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और जनाब इसी हवाले से आज खान भी बोला है और खान खुल कर बोला है और सही उस जगह गरज कर बोला है। और खान ने बताया है कि जो कुछ हुआ है इसके पीछे कौन है। इमरान खान ने नाम लिया है जनाब कुछ शख्सियात का, और खान ने कहा है कि मुझे लंदन प्लान का बखूबी अंदाज़ा है। लंदन प्लान के अंदर जो जो डिसाइड हुआ था, किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, मैं सब जानता हूँ। बुशरा बीबी को कैसे फंसाया गया ये भी मैं सब जानता हूँ। किस तरह एक पार्ट टाइम जो एक बंदा था जिससे ये रेट लगाया गया तोशा खाना केस बनवाने के लिए, मुझे वो भी सब पता है। किस तरह नैब ने मेरे ऊपर केस बनवाया मुझे सब पता है। और ख़ान ने आज खुलकर बात की है। ख़ान ने तमाम लोगों के नाम लिए हैं और बराह रास्त पैगामात जहाँ पे पहुँचाने चाहिए थे वो पहुँचाए हैं। लेकिन जनाब इससे भी बढ़कर एक जो यहाँ पे हम्बल और एक थोड़ा सा सेंसेबल होने की ज़रूरत है कि ये मामला अब इतना आसान नहीं है। अब ये कोई 1970s नहीं है, ये कोई जब चला गया था हमारे से बांग्लादेश, ये वो टाइम नहीं है।
अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बड़ी विद इन फ्यू सेकंड्स खबरें जो है पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ों से अगर गुरेज ना किया गया, अगर जलती पर जो इस वक्त जो आग भड़क रही है इसको ठंडा ना किया गया, तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और ये मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा कोई नेक शगुन नहीं होगा। सो खान साहब ने जो बातें की हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जनाब उन बातों के पीछे जो राज हैं, उन बातों के पीछे जो सच्चाई है, उसको एड्रेस करके अगर मामले को कूल डाउन ना किया गया तो फिर चीज़ें मज़ीद कम्प्लिकेशंस का शिकार होंगी और मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और अब जैसे खान साहब बात करते हैं, बीइंग रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन्स हैं उसके लिहाज से अगर देखें, या बीइंग पॉलिटिशियन देखें, या बीइंग किसी अदारे के सरबराह के तौर पर अगर देखें, तो दिस इज़ द टाइम कि वी हैव टू सिट टुगेदर, वी हैव टू डिसाइड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू डिसाइड हाउ वी कैन रन दिस पाकिस्तान, हाउ वी कैन ब्रिंग दिस पाकिस्तान आउट ऑफ दिस कर्ज, कि ये जो हर 3-4 साल के बाद एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर, तो इस मामले को बैठकर हमें एड्रेस करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और ये सबसे अहम जो इस वक्त मामला है, वो चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, या जितने भी हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, ऑल आर अबाउट 70s, सारे जो है 70 से ऊपर के हैं। और अब ये इनके पास टाइम है कि मिल बैठ कर ये डिसाइड करें कि इस मुल्क को कैसे आगे लेकर बढ़ना है। और जब तक ये पॉलिटिशियंस इकट्ठे नहीं होंगे, ये मिल बैठकर कोई एक स्टेट लाइन नहीं लेंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है, इन सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, और ये चीज़ थोड़े अरसे के बाद PMLN को भी समझ आएगी। और मैं कल एक बड़े सीनियर साफ़ी को सुन रहा था, उनके बकौल PMLN ऑलरेडी ये बयानिया बना चुकी है कि जो वज़ीर ख़जाना था जो वज़ीर दाखिला था, वो कैसे लगे थे और कैसे जो उनको लगाया गया था। और चूंकि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मामला हो या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हो, इस हवाले से हमारे हाथ में कुछ नहीं था। ये बयानिया ऑलरेडी PMLN जो डिज़ाइन कर चुकी है, और ये बयानिया उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा अगर उन्होंने अपनी सियासत बचानी है। क्योंकि इस वक्त वी ऑल नोज के व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, PMLN को भी इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है, और बाकी तमाम सियासी जमातों को भी, और पाकिस्तानी शहरियों को भी अंदाज़ा है। जैसे मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें चीज़ें छुप नहीं सकती। तो ऐसे में पाकिस्तानी सियासतदानों का एक बड़ा अहम किरदार है, इन्हें मिलकर बैठना पड़ेगा और इस मसले का तदारक करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी पड़ेगी। ये एक वायद एक रास्ता है कि जो इस पाकिस्तान को इस कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकता है। तो खान साहब ने आज जो बातें की हैं, उनको हम एक जज्बाती लिहाज से रखें तो एक अलग बात है, उसको दूसरी साइड उसकी जो उसका मुस्बत पहलू है कि एक मौका दिया गया है कि मिलकर बैठकर इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करें। ये जो गलतियां हैं, चाहे कहीं भी हैं, पॉलिटिशियंस के एंड पर हैं या किसी और जगह पर हैं, सबको मिल बैठ कर इस मामले को हल करना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। अदरवाइज कब तक हम ये यूं ही जो छुपन छुपाई वाला खेल खेलते रहेंगे और कहेंगे फलां गलत है, फलां ने चोरी किया, फलां पैसा ले गया, फलां ये कर गया, फलां वो कर गया, ये नहीं चलेगा। अब ये मुमकिन नहीं है कि इसको ज़्यादा जो इसको आगे लेकर चला जाए। दूसरी जानिब PTI के हवाले से भी बड़ी अहम कुछ चीज़ें जो खान साहब ने की हैं, कुछ डिसीजंस लिए हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। सियासी कमेटी अपनी बना दी है, और आज के बाद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फैसले हैं जो पहले वकला किया करते थे, वो सियासी अब जो लीडरान है वो करते हुए नजर आएंगे। और बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक भरपूर एक सियासी कैंपेन शुरू करने जा रही है। और खान साहब ने आज बड़ा खुलकर साफियों से बात की है और दिल की भड़ास निकाली और सारी चीज़ें सामने रखी हैं। और फिर मेरी वही रिक्वेस्ट कि इन चीज़ों को एड्रेस करके इनमें से मुस्बत पहलू तलाश करने की ज़रूरत है। अब उस पर पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है या हमारी अदरवाइज़ क़यादत है, वो किस हद तक इसको सीरियस लेंगे या इस मामले को देखेंगे, ये उनके जो एक माइंड लेवल है, जो एक दिमागी लेवल है, वो पॉलिटिशियंस का भी और बाकी सब का भी ये चीज़ डिसाइड करेगा कि ये कैसे इसको लेकर आगे बढ़ना है। दूसरी जानिब जनाब इस वक्त मिडल ईस्ट के हालात कुछ थोड़े से ख़राब हैं, और वैसे तो ख़राब हैं। जैसे बीइंग का पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ, बीइंग का मुस्लिम अगर बात करूँ, पाकिस्तानियों को भी छोड़ें, अगर बीइंग का मुस्लिम में बात करूँ तो मिडल ईस्ट के हालात उस ढंग से ख़राब हैं जब से इसराइल ने गज़ा पर अटैक शुरू किए थे, और आलमोस्ट इसको 6 महीने अब होने वाले हैं। तो वो तो मामला है, लेकिन जनाब इस सारे मामले में
अब ईरान के सफारत खाने के ऊपर जो इन्होंने हमला किया दमिश्क में, यानी कि शाम के अंदर, और वहाँ पे 7 लोग जो हैं वो शहीद हुए। उसमें 2 टॉप के इनके जो है मिलिट्री पर्सनल्स भी थे, उनको भी टारगेट किया गया इसराइल की जानिब से। और उसके बाद ईरान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के काफ़ी सारे शहरों को खाली करवा लिया गया, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया। और ईरान के हवाले से बार बार अपने शहरियों को बताया जा रहा है कि ईरान हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है। कि लेकिन क्या सवाल यह है कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है? तो यस, ईरान के पास कैपेबिलिटी है। ईरान के पास 12 लाख फौज है इस वक्त, और ये पाकिस्तान से ज़्यादा फौज है उनके पास। 12 लाख फौज ईरान के पास है, 10 से 12 लाख जो है मिस्र के पास है। और अगर ये आप मिडल ईस्ट के अंदर मुसलमानों की सिर्फ फौजी ताकत का अगर अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ मामला ये है कि हमें सिंसियर होने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसराइल बुगाड़ कुछ नहीं सकता। जो सीधी बात है, वो इसराइल के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेले हमास को नहीं डील कर सके 6 महीनों में। तो किसी बड़े मुल्क के साथ जब जंग करेंगे तो फिर लग पता जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला यूनिटी का है, यहाँ पे मामला है हम आपस में, हमारा इतफाक नहीं है। जिस दिन मुसलमानों के अंदर इतफाक हो गया, ये छोटे मोटे ममालिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसराइल एक छोटी सी रियासत है और छोटी सी नजायज़ रियासत है। यमन को उसने आगे लगाया हुआ है, मिस्र के ऊपर वो अटैक कर देता है जब उसका जी करता है। फ़लस्तीन के अंदर वो क्या कर रहा है, किसी से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। ईरान के साथ उसने पंगा लिया हुआ है, और वी ऑल नोस कि उसकी बैकिंग कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका को भी आप जो है वो बता सकते हैं, अगर इसके अंदर सऊदी अरेबिया का अहम किरदार अपना अदा करे तो सऊदी अरेबिया अमेरिका को भी आगे झुका सकता है कि यार इसके ऊपर जो आपकी जो एक आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मामला वही है कि हमारे अंदर इस वक्त नहीं है, यूनिटी नहीं है। मुसलमानों के अंदर जिस दिन यूनिटी आ गई तो ये सारे ममालिक आपको सलाम करेंगे, झुककर सलाम करेंगे। तो इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, खासकर ईरान अगर अटैक करता है इसराइल के ऊपर तो चीज़ें काफ़ी कम्प्लिकेटेड होंगी। इसराइल अगर उस पर क्या रिटेलिएट करता है, ईरान तो ऑब्वियसली रिटेलिएट करेगा। ईरान ने बड़े लेवल पर इस जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब तालिबान को भी इस बात का जो है वो उनको पता है, इस बात से वो आगाह है पूरी तरह। और अमेरिका भी शायद सोच रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर कोई ड्रोन अटैक करेगा। आज कुछ मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स भी हैं इस तरह की। लेकिन जो तालिबान है उन्होंने भी भरपूर इसके ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम उसका रिस्पांस भी देंगे, और जो ममालिक अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें भी मेरी नज़र से गुजरी हैं। लेकिन जनाब, ये एक जो शोला है ये अगर भड़क उठता है, और जो वैसे भी मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त पहले जो जंग चल रही है, अगर ये प्रोलॉन्ग होती है, चीज़ें तो मज़ीद थोड़ी सी आगे जाती हैं, तो फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। और फिर अल्टीमेटली जो उसका नुकसान है, चूंकि ये खबर बताने का आपको मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान को इसका नुकसान क्या होगा। अब इसलिए हमारे बिल्कुल दरवाजे पे एक जंग आ जाएगी। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, और अगर ईरान के अंदर किस तरह की इंस्टेबिलिटी आती है या इस तरह के वार के किसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर डायरेक्टली हम इफेक्ट होते हैं उससे, और उन सारे हालात का हमारे ऊपर असर पड़ता ही पड़ता है। एक तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते, और सेकेंडली फिर जब इस तरह की जो जंगें हैं वो शुरू हो जाती हैं, और खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ से हम बड़ी तादाद में तेल अपने इम्पोर्ट करते हैं, तो फिर तेल की प्राइसेज जो इंक्रीज होंगी, और जैसे हम वैसे इस वक्त माशी सूरत हाल हमारी जिस लेवल पे है और जिस तरीके से हम माशी सूरत हाल से निपट रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई बड़े लेवल की जंग शुरू हो जाती है और ईरान और इसराइल के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को माशी नुकसान भी होगा। ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी थी। होपफुली आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।